12 सितंबर करंट अफेयर चलिए देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, ठीक। और पेड कोर्सेज हमारे चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए बीबी लाल जी, इनका निधन हो गया। मोदी जी ने एज यूजुअल जो है कंडोलेंसेस दी हैं। ये एक जो है पुरातत्वविद थे, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट थे। और आप जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वो सब देखते हो ना, सुनते होगे, तो उसकी खोज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही साथ एक जो थ्योरी आती है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसके नीचे टेम्पल है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था अपनी इसमें एक बुक में भी बोला था कि टेम्पल के पिलर जैसे वहाँ पे स्तंभ 12 मिले हैं जिसके ऊपर की बाबरी मस्जिद मिली हुई है। तो वो एक मतलब इनके द्वारा बताई हुई बात थी अयोध्या वाले। तो बसी लाल इनका नाम था। इंडियन राइटर, आर्कोलॉजिस्ट भी थे, डायरेक्टर जनरल भी रहे थे ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 68 से लेकर 72 तक। और डायरेक्टर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में, और यूनेस्को की कई सारी कमिटीज़ में जो है ये रहे थे। 2000 में इनको पद्म भूषण और 2021 में अभी लास्ट ईयर पद्म विभूषण मिला था। सबसे ऊपर क्या होता है? भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, ठीक। ऐसे करके याद कर सकते हो आप सिविलियन अवार्ड्स में। अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। मई के महीने में जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक पहल चलाई गई है इकोनॉमिक क्षेत्र में, जो है इंडो पैसिफिक, भारतीय और जो प्रशांत महासागर में जो कुछ कंट्रीज़ हैं 14 कंट्रीज़, उनके बीच में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने की इन्होंने जो है कोशिश की थी, ठीक। लेकिन कोशिश की थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक। जो संयुक्त एक डिक्लेरेशन जो आता है एग्री में, उस पर इंडिया ने साइन नहीं किया। उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो ये विकासशील देश है उनके साथ में हो सकता है कुछ इसमें भेदभाव हो, इसलिए हम इसको नहीं इस पर साइन कर रहे हैं, ठीक। अलग रहा जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ उससे संबंधित 14 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम। एक बार मैप खोल के इन स्टेट्स को ज़रूर देखिएगा, इन कंट्रीज़ को, ठीक। मई 23 को जो है चालू किया था। और इसकी 4 थीम है जिस पे काम करने वाला है। एक तो फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, यानी कि जो व्यापार है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो फेयर होना चाहिए, कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, कई सारा सप्लाई चेन जो है वो रुक गया, तो उसमें रेजिलियंस रहेगा इधर, मतलब कैसी भी स्थिति हो चलता रहेगा व्यापार, ठीक। सप्लाई चेन रुकेगी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन, ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज से संबंधित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे लेकिन क्लीन एनर्जी के साथ में, और कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। टैक्स एंड एंटी करप्शन, टैक्सेशन मतलब ठीक ठाक रखेंगे, सभी के साथ फेयर रहेगा, और एंटी मतलब करप्शन जो है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक। अगला टॉपिक है तारागिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत है, और प्रोजेक्ट 17 जो होगा वो हमेशा फ्रिगेट से संबंधित होगा, ये याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आप लोग को बताया था प्रोजेक्ट 17 हो गया, प्रोजेक्ट 75 क्या है, ठीक। तो ये वाले याद रखना, पूछ सकता है। प्रोजेक्ट 17 जो है या फिर 17A वो फ्रिगेट है, और जो अभी एक फ्रिगेट लॉन्च करी गई है उसका नाम है तारागिरी, 11 तारीख को लॉन्च हुई है, और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ये तारागिरी जो है आपका, ये एक हिमालयाज़ में गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में एक हिल का नाम है तारागिरी, उस पर नाम रखा गया है, ठीक। जो पहले 17 था वो भी प्रोजेक्ट 17 था, वो भी फ्रिगेट संबंधित था, शिवालिक क्लास। अब ये 17A है, तो कुछ एडवांस फीचर हैं, ठीक। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा बढ़ा के बताया गया है। और तारागिरी जो है ये पहले भी एक जो तारागिरी था लेंडर क्लास उसके संबंधित था, और 80 से लेके 2013 तक रहा था, तीन दशक तक उसने काम किया था। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये जो प्रोजेक्ट 17A है इसमें 7 शिप बनने, 4 मझगांव बना रहा है और 3 जो है गार्डन रीज शिप बिल्डर्स, ये कोलकाता में है, वो बना रहा है, ठीक। 4 और 3, ठीक है। तो ये याद रखना, तारागिरी इज़ अ फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये 2 दिन की जो है यात्रा पे हैं।
गल्फ मतलब 2 दिन की यात्रा पे हैं सऊदी के, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो ब्राउन रंग से आप देख रहे हो ना, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, ठीक। इसमें आपका यमन मेंबर नहीं है, आपका ईरान भी मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम ये है कि जो कंट्रीज़ जो हैं, अरब कंट्रीज, जो अरब जहाँ बोली है, अरबी यहाँ पे बोली जाती है, और खाड़ी वाले जो देश हैं उनके बीच में कोऑपरेशन है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपका, ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो उनका एक परिषद है, काउंसिल है, तो इसमें ये वाले जो है कंट्रीज़ आते हैं। तो 2 दिन की जो विजिट पे गए हुए हैं सऊदी अरेबिया में एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो और ये पहली उनकी ट्रिप है एज एन एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया के। तो उनसे यही सारी बातचीत हो रही है कि किस तरीके से जो है अपना बढ़िया कर सकते हैं, हम परामर्श अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे MOU जो है परामर्श के जो था मैकेनिज़्म जो है उसको आप बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए है, ठीक। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके अंतर्गत? बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, ठीक, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमीरात, ठीक। तो कौन कौन सा हो गया? सऊदी, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक। याद रखना ये UPSC इस तरीके के क्वेश्चन पूछ भी चुका है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरेबिया में 25 मई 1981 में इसका चार्टर साइन हुआ था, तब ये औपचारिक रूप से आ गया था, ठीक। अगला टॉपिक एनवायरनमेंट से संबंधित। देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा H5N1, ठीक है, H5N2 या कई सारे, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोग को ये तो याद हो गया होगा कि ये बर्ड फ्लू से संबंधित है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम डॉल्फिन की फ़ोटो क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे ही कुछ हुआ है यूरेशियन H5N1 में। यहाँ पर क्या है कि जो किटेशियन होते हैं, किटेशियन मतलब कि पानी में रहने वाले स्तनधारी मैमल्स, ठीक, जैसे कि वेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, पोर्पोइज हो गए, तो इन किटेशियन में पहली बार ये बर्ड फ्लू जो है ना ये भी पाया गया है। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ह्यूमंस को पे मतलब ट्रांसफ़र होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ इस तरीके से जो है म्यूटेट करके वायरस और अपने आप को चेंज करके बर्ड की जगह अब बाकी जो मैमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उस पर पहुँच रहा है, तो ये काफ़ी दिक्कत करने वाला है, कर सकता है। तो डायरेक्टली तो ह्यूमंस को जो है इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो ये वायरस जो है आपका क्या है? फॉक्सेस, बॉब कैट्स, ठीक है, और स्कंस और सील्स, इन सब में भी देखा गया है। मतलब बर्ड वायरस अब देखो सब जगह पहुंच रहा है, ठीक। पहली बार क्रिटेशियन पहुंचा है, ध्यान रखना, यूरेशियन H5N1 की बात हो रही है। अगला टॉपिक है एडॉप्शन रूल्स। अब देखो एडॉप्शन मतलब ये होता है गोद लेना बच्चों को, ठीक। तो अभी ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर CPC, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट अभी 2021 जो आया था, वो 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। अब जो जुवेनाइल जस्टिस वाले में क्या होता है कि भैया कोई जुवेनाइल है तो उसको कुछ केयर की ज़रूरत है, या फिर उसको जो है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी ना हो जाए, मतलब नशा और ये सब जो है कहीं क्रिमिनल में ना बन जाए, तो उससे उसको बचाना है, ठीक। साथ ही साथ इसमें एक जो आता है कि एडॉप्शन कैसे होगा, जिसके लिए कारा संस्था बनाई गई है, ठीक है। कारा संस्था जो एडॉप्शन में मदद करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई थी, जो भी केसेस कोर्ट से मतलब जो भी केसेस एडॉप्शन गोद लेने से संबंधित चल रहे हैं कोर्ट में, उन सारे केसेस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM के पास में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि त्वरित रूप से यानी कि तुरंत जो है इन केसेस का समाधान हो सके। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी वाले और कई सारे प्रवक्ता जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये एक्चुअली तेज नहीं करेगा एडॉप्शन को, बल्कि और स्लो बना देगा, ऐसा बोला जा रहा है। फिलहाल यह सिचुएशन ये है कि ये अमेंडमेंट आ गया है और DM के पास में अब केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक। और लॉयर एक्टिविस्ट जो है ज़्यादा खुश नहीं है इससे। कारा ये कह रही है कि भैया सिर्फ 1000 केसेस ही तो पेंडिंग है कोर्ट के सामने, तो क्यों चेंज मतलब ये लाया गया, इतने ज़्यादा तो थे नहीं, ठीक। अगला टॉपिक ये है कि जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, ये कहाँ बनाया गया है? अगर आप ऐसे देखो तो जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका ईस्ट में देखो तो किबिथू करके मिलिट्री कैंप वेलोंग में, ठीक, सबसे ईस्टर्न पॉइंट इसको बोला जाता है। तो वहाँ पे जो मिलिट्री कैंप है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना से के साथ में,
अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनकी डेथ हो गई थी लास्ट दिसंबर। नीलगिरी में जाके उनका जो है, नीलगिरी जो आपका साउदर्न इंडिया में है, वेस्टर्न घाट्स का एरिया, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो है क्रैश हो गया था। ठीक, तो ये चीज़ है। बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण जो है मरणोपरांत भी दिया गया था इसी साल जनवरी, रिपब्लिक डे वाले दिन। ठीक है, देखो हम लोग ने अभी कल परसों पढ़ा था कि चाइना और इंडिया के बीच में जो तनातनी चल रही थी 2020 से, तो अब लद्दाख वाले रीजन में, ठीक, तो वहाँ से अब डिसएंगेजमेंट हो रहा है। चाइना अपने रास्ते, इंडिया अपने रास्ते हो रहे हैं, दोनों लोग जो है दूर जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, तो अच्छी बात है। ठीक, तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ से 8 सितंबर से डिसएंगेजमेंट चालू हो गया है। लेकिन इसी बीच भारत ये नहीं दिखाना चाहता है कि हम बस पीछे हट गए तो अब हम वहाँ पे कुछ अपना जो है ढीला छोड़ देंगे। तुरंत ही भारत ने एक्सरसाइज पर्वत प्रहार जो है यहाँ पे लॉन्च कर दी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जो हैं वो आपके लद्दाख सेक्टर में जाके उन्होंने समीक्षा करी किया एक्सरसाइज पर्वत प्रहार कैसा चल रहा है, और इसमें जो भी नए मेजर इंडक्शन हुए ना आर्मी में, उन सबको लाया गया है। 14,000 फीट पे लद्दाख प्लेटू पे। और जैसे कि नए चीज़ चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, K9 वज्र हॉविट्जर, इन सबको यहाँ पे लाके जो है इस एक्सरसाइज में जो है अपना दमखम दिखाने की जो है पूरी आज़ादी दी गई है। और ये भी तब हो रहा है जब चाइना अपनी तरफ जा रहा है, लेकिन इंडिया ये नहीं दिखाना चाहता कि भैया ठीक है तुम चले गए तो हम ढीले पड़ जाएंगे। ठीक, इसी के साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट पे अगर देखो तो एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक भी चल रही है। ठीक, तो ये देखो पर्वत प्रहार आ जाए, गगन स्ट्राइक आ जाए, तो ये भारत की अपनी अंदरूनी मिलिट्री स्ट्राइक है, मिलिट्री जो है एक्सरसाइज है। ठीक, किसी और कंट्री के साथ में नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, और गगन स्ट्राइक में भी क्या हो रहा है, फायर पावर डिस्प्ले दिखाया गया अटैक हेलीकॉप्टर्स का, ठीक है, स्ट्राइक कॉर पे। और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो है वेस्टर्न आर्मी कमांडर खंडूरी, इन्होंने जो है इस पे विटनेस किया सर पूरे जो है गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज रेबीज़। अब देखो रेबीज़ जो है ज़्यादातर तो आपने सुना होगा कुत्ता काट लिया तो भैया रेबीज़ हो जाता है। रेबीज़ एक वायरस होता है जो कि लाइसा वायरस नाम से एक जो है वायरस की श्रृंखला है, उसमें से जो है वायरस होता है जो कि रेबीज़ फैलाता है। और रेबीज़ से कई बार जो है मृत्यु भी हो जाती है। अभी ऐसे ही कुछ देखा गया, एक बच्ची जो है केरला की थी 12 साल की, तो उसको जो है कई बार वैक्सीनेशन भी लग गया, लेकिन फिर भी उसको जो है रेबीज़ से उसकी डेथ हो गई। तो वैक्सीन के ऊपर क्या उसकी प्रभाव करता है, इसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं। ठीक, और मैंने कहा कि ज़्यादातर जो है आपने डॉग्स में देखा हो कि डॉग्स के काटने से रेबीज़ फैलता है, लेकिन रेबीज़ कैट्स से लेकर क्रोकोडाइल तक किसी भी जानवर से फैल सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ठीक, और लाइसा वायरस जो है ये फाउंड होता है कई सारे स्तनधारियों में, उनसे संबंधित है। ठीक, चार्ल्स 3, अब देखिए अभी आप लोग बताया था मैंने कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज चल रहा है, ऑपरेशन जो है कई सारे ऑपरेशन के बारे में मैंने कल परसों आपको बताया था। एक यहाँ पर ऑपरेशन है गोल्डन ऑर्ब। ठीक, गोल्डन ऑर्ब है। अब इसमें यह है कि अब ये तय हो गया है कि चार्ल्स 3 जो है उनको जो है बनाया जाएगा किंग। ठीक, अभी तक वो क्या थे, वो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स थे, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल थे, ड्यूक ऑफ रोथेसे थे, कई सारी चीज़ें थे, लेकिन अब वो जो है किंग बनने जा रहे हैं। तो कोरोनेशन के लिए जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो है गोल्डन ऑर्ब। इतना ध्यान रखिएगा। 73 साल के हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी हैं जो ब्रिटिश थ्रोन पर जो है वो आने वाले हैं, और काफ़ी टाइम तक जो है ये प्रिंस रहे। आपका देखो तो प्रिंस बन गए थे 26 जुलाई 1958 से, और अभी तक वेट करते रहे क्योंकि एलिजाबेथ जी खुद ही 70 साल रही हैं, और इनकी उम्र 73 साल। सोचो जब एलिजाबेथ क्वीन बनी थी तब ये 3 साल के थे भाई साहब। ठीक, तो ये चीज़ें भी हैं, और ऑफिशियली इनको प्रोक्लेम कर दिया गया है मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक, चलिए चलते हैं अपना MCQ देखते हैं। आज का जो MCQ है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेबीज़। ठीक, रेबीज़ के संबंध में सही कदम चुने। या प्रोटोजोआ के कारण होता है, नहीं भाई वायरस, अभी पढ़ा है बिल्कुल। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग और ए कैट। यस, ठीक है।
ठीक, ओनली तो लिखा नहीं है, तो ठीक है मान सकते हैं इसको, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेबीज। फिर से आ गया ये। अगला स्टेटमेंट कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किबुतु। ठीक, सही कथन बताना है किबुतु के संबंधित। तो किबुतु इज अ स्मॉल हैमलेट ऑन द बैंक्स ऑफ लोहित वैली इन द आंध्र प्रदेश। तो क्या ये सही है? लोहित घाटी के किनारे है आंध्र प्रदेश में? नहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, ए और सी नहीं हो सकता। द मिलिट्री कैंप एट किबुतु हैज़ बीन रीनेम्ड एज जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बी ओनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 कहता है यूरेशियन H5N1 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। ठीक, यूरेशियन जो एक H5N1 जो है हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? तो ये बताइए, क्या ये स्ट्रेन है, कोई ओमनिक्रॉन किट का टीका है, कोई वैक्सीन है, बर्ड फ्लू है, जीवाश्म फ्यूल है, ठीक सॉरी फॉसिल फ्यूल है, या जीवाश्म ईंधन है? तो ये बर्ड फ्लू है एक्चुअली। ठीक, बर्ड फ्लू है, लेकिन अभी किटेशियन में देखी गई है, डॉल्फिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। इसमें पूछा गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संबंध में सही कथन चुने। या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक पहल है। ठीक, तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। नहीं नहीं, मेंबर है, पर उसने जॉइंट डिक्लेरेशन पे जो है कोई साइन वाइन नहीं किया अभी फ़िलहाल। ठीक, तो इसलिए जो है आपका 14 टोटल मेंबर है। एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा, PDF में दे रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पूछा गया था सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक, तो यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। तो क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक, ऑल द करंट मेंबर्स ऑफ GCC आर मोनार्कीज। जितने भी मेंबर्स हैं GCC के वो मोनार्की हैं। ठीक, वहाँ पर राजतंत्र चलता है। तो क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है? ऑल है, बताइए। सही है एकदम, सब में भैया राजतंत्र है। ठीक, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन हम लोग रोज जो है आप लोग एक मैपिंग से देते हैं, तो मैपिंग जरूर करिए क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। विच सी कनेक्ट्स ब्लैक सी टू द एजियन सी। ऐसी कौन सी सी है, कौन सा समुद्र काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉस्फोरस स्ट्रेट, या डर्डनेल्स स्ट्रेट, या मेडिटेरेनियन सी, या फिर सी ऑफ मरमरा? बताइए। तो मरमरा जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके देखिए आंसर्स भी सारे दे रखे हैं, आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो आज 12 तारीख को आप लोग को अटेम्प्ट करना है GS पेपर 2 से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 54 है। 11 वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे पेड ग्रुप में। ठीक है, तो वो वाला ज़रूर आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ आज का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो मैंने आज पढ़ाया। ठीक, कई लोग कह रहे थे कि मॉडल आंसर दे दीजिए, तो मैंने यही चीज़ कहा कि मैं आंसर भी आपका लिख के दे देता हूँ, क्योंकि कई लोग की दिक्कत ये है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो सब कुछ पका पकाया हो जाए सब कुछ उनको, वो चाहते सब कुछ मुझसे हैं, खुद से कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सख्त नमस्कार है। आप जो है बहुत सारे लोग ऐसे चैनल हैं जहाँ पे सब कुछ छपा छपाया आपको जो है मॉडल आंसर मिलेंगे, आप कृपया वहीं जाएं और वहीं पे बैठ के आराम से देखते रहें। ठीक, करना कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ, एनालिसिस बताता हूँ, वो कितनी फ्रूटफुल है आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। ठीक, आप सब कुछ चाहते हैं कि बिल्कुल थाली में सब कुछ पका पका मिल जाए। एग्ज़ाम में भी ऐसा हो जाएगा क्या? तब क्या करोगे मेरे भाई? उनसे कहोगे भैया क्वेश्चन का आंसर बता दो। खैर, तो आज का क्वेश्चन ये है 54, व्हाट इज़ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, डिस्कस इट्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल भी सकता है। ठीक, 10 मार्क्स का है, वर्ड लिमिट 150 है, ताकि आप लोग निबंध ना लिखें। ठीक, चलिए चलते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट की ओर। मोटिवेशनल कोट से पहले आजीविका की बात कर लेते हैं। हमारी आजीविका जो है वो है पेड कोर्सेज। अगर आप लोग को वाकई में जो है लगता है कि जो है 1-to-1 पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेंटोरशिप नहीं हो पा रही है, देखिए मेंटोरशिप अलग चीज़ होती है और टीचिंग एक अलग चीज़ है। टीचिंग में जो है 400 बच्चों को बैठा के बड़े बड़ी कोचिंगों में,
ठीक, तो क्या है कि एक साथ जो बता दिया गया बस वो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अपना समझ लेना कहीं जैसे भी है। लेकिन मेंटोरशिप में होता है कि आपसे डेली इंटरेक्शन होता है, सारी चीज़ें आपके अनुसार जो है ढाल कर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, रिफॉर्म लाया जाता है। तो उस तरीके की अगर आपको क्वालिटी पढ़ाई करनी है बजाय इसके कि क्वांटिटी के, कई लोग जो है स्टडी मटेरियल की बौछार कर देते हैं, तो बच्चा इसी में खुश रहता है कि मेरे पास मटेरियल आ गया, लेकिन पढ़ना उसको है ही नहीं। ठीक, ना कैसे पढ़ना ये बताया जा रहा है, तो क्या करेगा वो, ना कुछ इवैल्यूएशन, बस उसको ये है कि उसका मुंह चुप रखने के लिए बस मटेरियल की बौछार करते रहो कॉपी पेस्ट करके, तो उससे तो क्या ही होता है, कई लोग जानते हैं ये चीज़ें। ठीक, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो ये है कि 2023 का प्रीलिम्स का मेंस जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का जो है पेड हमारा चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द पेड कोर्सेज फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। इनिशियल 5000 इंस्टॉलमेंट देके भी आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप मंथली आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी। ठीक, आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है कि विद्यार्थी जीवन की छोटी छोटी आदतें, कई बार मैं बताता हूँ कि आप ये मत करो, जैसे कई लोग को जो है वो उनसे बताओ कि भैया ये एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो कहेंगे क्या स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है। अगर उनसे बता दो एनसीईआरटी 6 क्लास की पढ़नी है, तो कहेंगे क्या 11th वाली नहीं पढ़नी है। मतलब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में रहते हैं, वो खाली उनको जो है समझना नहीं जो कहा जा रहा है, खाली वो रिएक्शनरी रहते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है। ठीक, तो वैसा देखो ये जो आदतें हैं ना, और सब एक चीज़ होती है कि एक नया बच्चा है जिसको तैयारी कराई जा रही है, उसको संभालना, उसको समझाना ठीक आसान बात है। एक उसको जो गलत आदतें डाल चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन वो सही नहीं कर रहा है, बल्कि वो और उसमें जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन उसको बोलो तो लगती है बुरा, तो भैया बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आदतें अगर अच्छी नहीं डालोगे तो दिक्कत है। ठीक, विद्यार्थी जीवन की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। ठीक, ये फ़र्क जो है आदतें कैसी हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होने वाली हैं फ़र्क या निगेटिव। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।